रागिनी को इतने करीब देखकर रियान की धड़कनें भी बहुत ही तेज हो गई थी। आज तक कभी कोई लड़की इस तरह से उसके करीब नहीं आई थी। रियान तो रागिनी को उसी वक्त पहचान गया था जब उसकी नज़रें मिली थी, मगर उसने सोचा था रागिनी से थोड़ा सा मजाक कर ले, पर ऐसा लग रहा था ये मजाक उसी पर भारी पड़ने वाला था। उसने अपने हाथ उसके सिर के पीछे ले लिया और उसके बंधे बाल को खोल दिया, जिससे उसके लंबे घने बाल बिखर गए और रियान ने पता नहीं क्या जादू किया, जिससे एक पल में उसके चेहरे का सारा मेकअप गायब हो गया। वो अपने असली रूप में आ गई, ये महसूस करते ही रागिनी उसकी गोद से उठते हुए उसे पीछे से धक्के देकर बोली, कमीने कही के तुम मुझे पहचान गए थे ना, फिर भी मुझे झूठ बोल रहे थे। रियान ने गिरते वक्त भी उसका हाथ पकड़ लिया था, जिससे वो उसके ऊपर आ गिरी थी। उन दोनों के होठ इस वक्त बहुत ही नजदीक थे। रागिनी के हाथ उसके सीने पर थे, जिससे वो रियान के दिल की धड़कनें साफ सुन रही थी। रागिनी को इस वक्त न जाने क्यों बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी। उसके कान गाल लाल सब कुछ हो चुके थे। रियान की नज़र उसके गुलाबी होठों पर थी। रागिनी उसकी इस नज़र से एक पल के लिए अंदर तक सैर गई, मगर फिर खुद को कंट्रोल करते हुए खड़ी होने की कोशिश करने लगी। मगर इससे पहले कि वो खड़ी हो पाती, रियान ने उसे कमर से पकड़ लिया, जिससे अब रियान उसके ऊपर था, रागिनी उसके नीचे। रियान उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बताओ कौन सा झूठ बोला मैंने? झूठ तो तुम बोल रही थी। अगर इस पोजीशन में इन दोनों को कोई भी देख लेता तो गलत समझता। रागिनी के पास कोई जवाब नहीं था। लॉजिकली रियान ने उसे कभी भी झूठ नहीं बोला था। रागिनी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, फिर उससे गुस्से पर चिल्लाते हुए बोली, तुम बेशरम बेहिया निर्लज इंसान। उसके मुंह में जो शब्द आ रहे थे वो बोले ही जा रही थी। वो पहले कभी ऐसी सिचुएशन में नहीं फंसी थी। इस वक्त रागिनी का पूरा दिमाग काम करना बंद हो चुका था। रियान को तो वो ऐसे भी और भी ज्यादा प्यारी लग रही थी। रियान उसमें खोया हुआ ही था कि रागिनी ने उसे अपनी आंतरिक शक्तियों से कसकर धक्का दे दिया, जिससे वो काफी दूर जाकर एक दीवार से टपकर आए। ये तो पक्का था कि रियान को काफी चोट आई थी, लेकिन उसके होठ अभी भी ऊपर की तरफ मुड़े हुए थे, यानी कि वो अभी भी मुस्कुरा रहा था। रागिनी गुस्से से उसे तुम, लेकिन इससे आगे बोलती उसके पास कोई शब्द ही नहीं थे। रियान को अपनी चोटों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वैसे भी इसने खुद ही रागिनी के सामने अपनी सतर्कता छोड़ी थी, वरना रागिनी अपनी ताकत के हिसाब से रियान की मर्जी के बिना उसे हिला भी नहीं सकती थी। तो धक्का देने की तो बात ही नहीं हो सकती थी। रागिनी गुस्से से वहां से जाने लगी। उसने जैसे दरवाजा खोलने वाली थी, मगर तभी रियान को कुछ महसूस हुआ, जिससे उसकी मुस्कुराहट वहीं पर जम गई। एक आग की आध्यात्मिक शक्ति से जलता हुआ चाबुक उसकी दिशा में बढ़ा, लेकिन इससे पहले वो उससे टकरा पाता, रियान अपनी फुर्ती से उस चाबुक को रागिनी के बीच में ढाल की तरह आ गया। उसने रागिनी को अपनी आगोश में ले लिया। वो चाबुक रागिनी की बजाय रियान की पीठ पर जा लगा। उसकी पीठ से खून पूरी तरह से रिस रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसे ये ही सोचकर गुस्सा आ रहा था कि अगर उसने अभी एक पल की भी देरी की होती तो ये चोट उसकी रागिनी को लगने की बजाय रियान को बहुत ही अच्छे से पता था कि कैसे छुपकर हमला करने की घटिया हरकत कौन सकता है। अभी हुए अचानक हमले से रागिनी पूरी तरह से शॉक हो चुकी थी। रियान ने उसके सर पर प्यार से हाथ सहलाया, फिर उसने अपने पीछे करते हुए गुस्से भरी आवाज में कहा, सोरिया सामने आओ। ये नाम सुनते ही रागिनी रियान के पीछे और अच्छे से छुप गई। बिना हुल लिए बदले तो वो तो रागिनी को एक पल में पहचान जाएगा, क्योंकि पिछली बार वो बाल बाल बची थी। तभी एक आकृति दरवाजे के सामने प्रकट हुई। उसकी नजर रियान के पीछे लड़की पर गई। वो एक सौम्य मुस्कान के साथ बोला, हम तुम्हें हमारे छोटे भाई को भी आखिरकार किसी लड़के में दिलचस्पी होगी, वरना मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं तुम्हें लड़कों में तो दिलचस्पी नहीं है, मिलाओगे नहीं क्या मुझे मेरी होने वाली छोटी सी भाभी से? अरे नहीं तो फिर मेरी रागिनी भाभी का क्या होगा? बहुत ही बुरा लग रहा है मुझे उनके लिए। इस वक्त रियान के एक्सप्रेशन बहुत ही खराब ने अपना हर एक कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला। उसकी हर एक कदम के साथ 9वें पड़ाव की आध्यात्मिक साधक का दबाव सूर्य पर पड़ रहा था। वो तो बस 5वें पड़ाव का आध्यात्मिक साधक था, तो उसका रियान के मुकाबले का कोई सवाल ही नहीं उठता था। रियान ने थोड़ा आगे बढ़ते हुए रागिनी ने अपना सर नीचे कर लिया और बालों से अपना चेहरा छुपा लिया। रियान ने एक शब्द दांत पीसते हुए बोला, तुम्हें न मारने की कसम खाई थी, लेकिन मैंने ये कसम नहीं खाई थी कि मैं तुम्हारे हाथ पैर नहीं तोड़ सकता। और इस बात की मेरी धमकी बिल्कुल भी मत समझना। मैं ऐसे करने की काबिलियत और ताकत दोनों रखता हूँ। रियान की शक्तियों के दबाव से सूर्य के पैर जमीन में धंस चुके थे। वो बड़ी मुश्किल से खुद को घुटने टेकने से रोके हुए था, लेकिन अभी तो रियान ने अपनी पूरी ताकत का जोर भी नहीं लगाया था। इन दोनों में पहले बचपन में बहुत ही अच्छी दोस्ती थी, लेकिन बाद में रियान की बढ़ती उपलब्धियां और कुछ गलतफहमियों के कारण से धीरे धीरे रियान से नफरत हो गई। रियान को जो भी चीज पसंद आती या तो वो उसे छीनने की कोशिश करता या फिर उसे बर्बाद कर देता। हमेशा से यही होता आया था, इसलिए धीरे धीरे रियान ने भी से दूरी बना ली और उसकी छोटी मोटी हरकतों का जवाब देना तक जरूरी नहीं समझता था। दोनों के बीच बस एक ही कड़ी थी, सम्राट। दोनों ही भाई उनसे बहुत ही प्यार करते थे, उनकी हर एक बात मानते थे। सूर्य उसकी शक्तियों का दबाव झेलते हुए दांत पीस कर बोला, तुम भूल रहे हो कि ये मेरा इलाका है। तुम यहाँ मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं आ सकते, इसलिए तुम मेरे इलाके में आकर ऐसा ही कुछ भी नहीं कर सकते। बोलते बोलते उसकी हिम्मत जवाब दे गई और वो खुद घुटने के बल पर आ गया।
रियान ने अपने हाथ आगे बढ़ाया जिससे एक सुनहरा कागज आ गया जिसे वो सूर्य के मुंह पर फेंकते हुए बोला, तुम्हारे निकम्मेपन को देखते हुए बड़े भाई ने ये काम और इलाका दोनों कुछ दिनों के लिए मुझे सौंपा है, तो अपनी टांग मेरे काम से दूर रखो और निकल जाओ यहाँ से। ये कहते हुए रियान ने अपनी आंतरिक ऊर्जा से उसे दूर फेंक दिया और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। फिर वो तुरंत पीछे मुड़ा, रागिनी को गले लगाते हुए बोला, तुम ठीक हो? रागिनी बिल्कुल किसी मूक दर्शक की तरह दोनों भाइयों के बीच का झगड़ा देख रही थी। वो पहले भी ऐसे कई नज़ारे देख चुकी थी। राजमहल में रहने वालों के लिए एक ही अटल सत्य था, आप अपनी परछाई पर भी भरोसा नहीं कर सकते। कब आपका भरोसेमंद आदमी आपकी पीठ में खंजर घोंप दे कौन जाने। रियान की आंखों का गुस्सा पूरी तरह से गायब हो चुका था और उसे की जगह देख रेख वाली नजर ले ली थी। उसे अभी भी लग रहा था कि कहीं रागिनी को तो चोट नहीं लगी जिसके कारण वो ऐसे भूत बनी खड़ी है, क्योंकि उसके गले लगाने के बाद भी रागिनी ने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया। रागिनी तो बिल्कुल अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी, ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ है ही नहीं। रियान उसके खाली चेहरे को ध्यान से देख रहा था, तभी अचानक रागिनी ने उसे खुद से दूर धकेल दिया जिससे रियान दीवार से जा टकराया। उसके मुंह से थोड़ी सी आ निकली जिससे सुनकर रागिनी को थोड़ा गिल्टी फील होने लगा। आखिरकार अभी रियान ने उसे बचाने के कारण चोट लगी थी, इस बात से उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसे कहना तो गलत होगा, आखिरकार उसका दिल कोई पत्थर का थोड़ी ना था। रागिनी ने एक नज़र उस पर डाल ली, फिर अपने हाथ से एक छोटी सी शीशी उसकी तरफ फेंकते हुए बोली, खा लेना, जख्म भर जाएंगे। वैसे मैंने तुम्हें मुझे बचाने के लिए नहीं कहा था, तो फालतू में बीच में आकर हीरो बनने की क्या ज़रूरत थी। ये कहते हुए वो दरवाजे से बाहर चलेगी। रियान के चेहरे पर एक स्माइल थी, उसके चेहरे पर दर्द का कोई नामो निशान नहीं था। अगर अभी ये स्माइल नुकुल देख लेता तो सदमे में मर जाता। रियान ने उस पारदर्शी शीशी में रखी एक गोली को देखा और उसे निकाल कर खा लिया। उस गोली का स्वाद काफ़ी कड़वा था, मगर उसके शरीर के अंदर जाते ही गर्म ऊर्जा बहने लगी जिससे धीरे धीरे उसके सारे जख्म भर गए। एक अंधेरी जगह जहाँ ढेर सारी लड़कियां बेहोश पड़ी थी, मगर कुछ होश में भी थी। जो होश में थी वो अपनी आंखों में देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। उसके हाथ और पैर खास करके रस्सियों से बंधे हुए थे, उन्हें जितना ज़्यादा खोलने की कोशिश करेंगी वे उतनी जल्दी कसती जाती थी। बाहर रोशनी का कोई भी नामो निशान नहीं था। उन लड़कियों की उम्र 9 से 16 साल के बीच होगी। तभी वहाँ एक कमरा धीरे से खुला, एक परछाई अंदर आई। जो भी लड़कियां होश में थी उस परछाई को देखते ही दृश्य कांपने लगी। वो आदमी जो अभी अभी अंदर आया था सब लड़कियों को देखकर टेढ़ा मुस्कुरा रहा था। फिर वो उनमें से 5 लड़कियों को वहाँ से लेकर चला गया। यहाँ यही होता था, 5 लड़कियों को यहाँ से हर रोज ले जाया जाता था, मगर फिर वे कभी भी वापस नहीं आती थी। हर रोज यहाँ 10 से ज़्यादा नई लड़कियाँ आती थी, मगर उन्हें यहाँ से ले जाने के बाद क्या होता था कोई नहीं जानता। इन्हीं लड़कियों के बीच बंदी एक बहुत ही जानी पहचानी लड़की थी। अभी वो यहाँ अपने असली रूप में काफ़ी दिन पहले ही आ गई थी। आने के दूसरे दिन अचानक चलते चलते उसने किसी तरह माया जाल में कदम रख दिया, जिसमें फंसते ही वो तुरंत बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वो यहाँ इस अंधेरे कमरे में थी। उसकी शक्तियाँ काम नहीं कर रही थी, यहाँ तक कि उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। वो किसी बेजान लाश की तरह यहाँ पर पड़ी थी, बस अपने पलकें झपका रही थी। उसे बोलने में बहुत ही ताकत लगानी पड़ रही थी। उसके संपर्क सबसे टूट गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। उसे यहाँ आए हुए 5 दिन हो चुके थे। हर दिन कोई आता और बेहोश हो चुकी थी। 5 लड़कियों को ले जाता। अंधेरे के कारण उस आदमी का चेहरा नजर ही नहीं आता था। बस एक दिन उस आदमी के खुद से सुना था कि पता नहीं इनमें काम होगा या नहीं, वरना इन्हें भी जंगल में ठिकाना लगाना पड़ेगा। यहाँ रोशनी की एक किरण तक नहीं थी और न ही शक्तियाँ वापस पाने का आधार। ये लोग जो भी कर रहे थे उन लड़कियों को शायद मार दे रहे थे। एक बार यहाँ से बाहर जाने के बाद शक्तियों को वो कुछ भी कर नहीं कर पाएगी। और अगर गलती से उसकी माए पंछी होने की खबर लगी तो फिर ये लोग अगर उसे मारेंगे नहीं तो उसे गुलाम बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। बस इसी कारण से कुछ दिनों में उसके दिल में वो कुछ वक्त से एक ही ख्याल चल रहा था, क्या यही मेरा अंत है? क्या मैं कभी भी अपने असली घर नहीं जा पाऊंगी? रात का वक्त, एक बड़ा सा कमरा जहाँ पर रियान बिना किसी एक्सप्रेशन के से अपने सिंहासन पर बैठा था। उसका दोस्त विक्रांत उसके साथ ही बैठा हुआ था। भले ही वो मजाकिया था, लेकिन वो इस वक्त बहुत ही गंभीर नजर आ रहा था।